एक विल पावर था हमारा, जो हमारा हम चाहता था कि हम बड़ा आदमी बने, कुछ दूसरों से अलग बने। बहुत मुश्किल था आपके लिए चाइल्डहुड, क्योंकि तब समय में पढ़ाई लिखाई इतना होता नहीं था हमारे स्टेट में। हमें बहुत संग्राम करना पड़ा, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इतना एडवर्स कंडीशन में भी, पैसा नहीं होते हुए भी, खाली पेट रह के भी हमको पढ़ लिख के हमने अपना आप को बड़ा बनाना है। Hello and welcome to Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 6, co-powered by Proveda Herbal India, our hospitality partner Hotel Pips, our beauty partner New Look Unisex Salon, and media partners Arun Bhumi, Arunachal West News, The Spark News and MPL News Live. Today we have a very seasoned writer, a Padma Shri awardee by the Government of India 2023, a celebrated writer all over the world, a social reformer and the founder of Arunachal Pradesh Literary Society. YD Chongchi sir, retired IS. Sir, how are you? नमस्कार, नमस्कार, फाइन। सर, आपको कैसा लग रहा है आज टाइसन टॉक शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे बुलाया तो सब बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ। It is our honor, sir. It is our pleasure. Thank you so much for coming. So, सर, हमारा क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हुए आपको सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका एजुकेशन, चाइल्डहुड के बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। चाइल्डहुड हम लोगों का बहुत ही तकलीफ रहा, क्योंकि छोटा में हमारा पिताजी गुजर गया था, माँ विधवा हो गए थे, और उस ज़माने में माहौल भी एक ऐसे था, कोई भी अमीर आदमी नहीं था, सब खेती करके जो कुछ मिलता है वही खा पी के रहता था। गरीब था हर एक आदमी, हर एक घर, हर एक परिवार। तो उस माहौल में हम लोग बहुत तकलीफ़ से अपना जीवन जीना पड़ता था। छोटा से हम लोगों को काम करना पड़ता था, माँ बाप को मदद करना पड़ता था, गाय घोड़ा भैंस वगैरह पालन करना पड़ता था, हाल जोतना पड़ता था, सब कुछ काम करना पड़ता था। तो पढ़ाई तो बहुत कम ही होता था उस ज़माने में। सो सर, आपका एजुकेशन में और स्पेशली जो राइटिंग का इंटरेस्ट आपके अंदर में सर कैसे डेवलप हुआ, अगर उस समय में इतना मुश्किल था तो? छोटा से मुझे किताब पढ़ने में बहुत शौक़ था, तो किताब पढ़ते पढ़ते जो लोग किताब ज़्यादा पढ़ते हैं उन लोगों को ऑटोमेटिकली लिखने का वो जो चाहत अपना आप दिल में पैदा हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा गाना सुनते हैं उनको गाना गाने का शौक़ आ जाता है। खेल धूल जो छोटा से करते हैं वो ज़्यादा खेल धूल करने का शौक़ आता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। मैं खेल धूल में बिल्कुल ख़राब था, इसलिए मैं किताब पढ़ना ही मेरा वो था, शौक़ था। तो पढ़ते पढ़ते ये शौक़ सर, तो ऐसा आपने अपना स्कूलिंग, अपना हायर एजुकेशन कहाँ से किया सर? मेरा स्कूलिंग हमारा अपना गांव में हुआ था। ये खुशी का बात था कि 1952 में हमारा गांव में स्कूल खुल गया था। तो 1958 में हम स्कूल में जाना शुरू किया, छोटा में स्कूल में आना जाना शुरू किया। घर से भाग के हम स्कूल में दाखिला हुआ था। पढ़ने के लिए बहुत शौक़ था। तो ऐसे करके प्राइमरी अपना गांव से पास किया, जी गाँव। फिर हायर सेकेंडरी जो है हमने बोमदिला में पढ़ा और बोमदिला से हायर सेकेंडरी परीक्षा पास किया। फिर कॉलेज हमारा गुवाहाटी का कॉटन कॉलेज में हुआ। फिर गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एमए किया। ये सब हमारा एकेडमिक कैरियर का बात है। जी सर। सर, आपने जैसे बताया कि बहुत मुश्किल था आपके लिए चाइल्डहुड, क्योंकि तब समय में पढ़ाई लिखाई इतना होता नहीं था हमारे स्टेट में। सो आप हमें जैसे पता है कि यू आर रिटायर्ड IAS ऑफिसर, तो आपको क्या
किसने मोटिवेट किया, या फिर क्या आपके अंदर में ऐसा क्या था कि यू वांटेड टू ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज? एक विल पावर था हमारा, जो हम चाहता था कि हम बड़ा आदमी बने, कुछ दूसरों से अलग बने। इसलिए इतना हमें बहुत संग्राम करना पड़ा, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इतना एडवर्स कंडीशन में भी, पैसा नहीं होते हुए भी, खाली पेट रह के भी हमको पढ़ लिख के हमने अपना आप को बड़ा बनाना है, यही सोच के हमने परसू किया कि ये पढ़ाई। और बिना स्टाइपेंड से कॉलेज में रहते समय हमको स्टाइपेंड नहीं मिलता था, क्योंकि उस ज़माने में एक ऐसे था कि जो पास कर कॉलेज में जाता है उसको ही स्टाइपेंड मिलेगा, उसको ही गवर्नमेंट मदद करेगा। जो कॉटन जैन कॉलेज में नहीं जाएगा, पासकर कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, उनको स्टाइपेंड भी नहीं मिलता था। फिर हमारा बहन लोग ये क्या बोलता है, रास्ता में लेबर काम करके महीने में हमको 100 रुपया भेजता था। उस 100 रुपया से हम 95 रुपीज़ मेस ड्यूज देता था। 5 रुपया से हम साबुन खरीदता था, तेल खरीदता था। ऐसे करके हमने पढ़ा है, बहुत तकलीफ से पढ़ा है हमने। और अपना जो डिटर्मिनेशन था, अपना दिल का जो हम बनेगा, ये जो डिटर्मिनेशन था उसको हम बरकरार रखा और सक्सेसफुल भी हुआ है। जी सर। सर तो आप एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो आपका जो आपने उसे अचीव कैसे किया? हमें तो पता है कि आपका बहुत सारा चैलेंजेस था, लेकिन जो अचीव करने का जो एक जर्नी है, और उसके बाद में अचीव करने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ? एक्चुअली आईएएस उस ज़माने में हम लोगों को मालूम भी नहीं था कि आईएएस एग्ज़ाम देना चाहिए बोल के। तो हमारा तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनने का भी कोई शौक़ नहीं था। हम सोचा था हम डिस्ट्रिक्ट रिसर्च ऑफिसर बनेंगे, हम अरुणाचल का कल्चर के ऊपर में, लैंग्वेज के ऊपर में हम रिसर्च करेंगे और किताब लिखेंगे जी। मगर जब हम डिस्ट्रिक्ट रिसर्च ऑफिसर का नौकरी मांगने गया तो हमको बोला एमएससी एंथ्रोपोलॉजी चाहिए आपको, तो ये वो नहीं। उस ज़माने में शिलोंग में जब हम नौकरी ढूंढने गया था तो दोस्त लोग मिल गया। दोस्त लोगों ने बोला कल से तो एपीसीएस एग्ज़ाम हो रहा है, सीओ एग्ज़ाम हो रहा है, हम लोग फॉर्म फिलअप किया है, तुम भी क्या फॉर्म फिलअप किया? हमने बोला नहीं, चलो फॉर्म फिलअप करते हैं। जाके फॉर्म फिलअप किया तो सीए एग्ज़ाम पास हो गया। फॉर्म फिलअप करके सीओ एग्ज़ाम पास हो गया। 2 साल बाद फिर डायरेक्ट ईएससी का फर्स्ट वो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें फिर अपेयर किया तो फिर उसमें भी सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद हम लोग जबकि फर्स्ट एपीसीएस सीनियर ऑफिसर था अरुणाचल से, हम गणेश कोयो, तापे बागरा, ताजुम तालो, हागे खोदा, हम 5 था अरुणाचल से, नॉन अरुणाचली 3 आदमी था। तो हम लोगों को बहुत जल्दी ही आईएएस ये नॉमिनेशन मिल गया। तो आईएएस बनेगा बोल के आईएएस एग्ज़ाम भी नहीं दिया, मगर एपीसीएस के थ्रू से नॉमिनेटेड हो गया। तो वो भी जब मिल गया तो करना ही पड़ेगा काम, तो वही तो आशा जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में घुसता है तो वही एक सपना देखता है कि कब आईएएस बनूं। तो आईएएस बन गया, वो मेरे लिए लाख का बात था, भगवान का दिया हुआ देन था। तो मैं भगवान को उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। सर आई थिंक कि भगवान का देन एंड लक तो है, बट आई ऑल्सो फील यू आर अ वेरी ब्रिलियंट मैन। नहीं तो आई डोंट थिंक कि हर ऐसे किसी को भी तो सिविल सर्विसेज को क्रैक नहीं कर सकते बहुत लोग। सो आई थिंक आई नो एंड एवरीवन नो दैट यू आर अ ब्रिलियंट मैन, इसलिए आप ब्रिलियंट तो नहीं था, मगर उस ज़माने में एक ऐसे था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मालूम पड़ता तो हम लोग कॉलेज पास करके ही, यूनिवर्सिटी एमए पास करके ही ये आईएएस एग्ज़ाम देना चाहिए था। क्योंकि उस ज़माने में जो ट्राइबल स्टूडेंट्स आईएएस एग्ज़ाम देता है अक्सर वो मिल ही जाता है, क्योंकि उस समय में पोस्ट बहुत था, कैंडिडेट कम था।
तो IAS क्रैक करना इतना तकलीफ का बात नहीं था। तो हम लोगों ने गणेश कोयो तापे बगरा हम लोगों ने यही गलती किया कि हम लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों को बताने वाला कोई था ही नहीं। आजकल का जैसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। हम लोगों का टीचर लोग भी खुद बुद्धू था। सर देखा जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि माँ पिताजी लोग तो उनका बात तो छोड़ ही दीजिए, सब लोग तो उस ज़माने में अनपढ़ था, कुछ समझदार नहीं था। सर आई थिंक कि आप लोग का अंदर में वो लर्न करने का, चीज़ को समझने का, नॉलेज को गेन करने का वो अंदर में एक जिज्ञासा था, इसीलिए आप लोग इतना दूर तक पहुंच पाए। आई फील लाइक दैट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग वाला तब समय बहुत कम था। हमारा जब हम लोग छोटा था तो ऐसे एक माहौल था कि किसी को जानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक छोटा सा नौकरी मिल जाने से भी वही यथेष्ट था। जी सर। पढ़ लिख के क्या करेगा, हम लोग का आदमी लोग तो बड़ा आदमी तो बनेगा नहीं, साफ तो बनेगा नहीं, ऐसे एक माहौल था। तो माँ पिताजी भी, हमारा तो पिताजी नहीं है खैर, हमारा आदमी लोग भी किसी अपना बच्चा को स्कूल भेजने नहीं मांगता था। स्कूल थोड़ा पढ़ लेने के बाद स्कूल छोड़ो ये सब माहौल था। मत पढ़ो, हो गया बहुत यथेष्ट। अच्छा स्कूल में भेजने का बात तो छोड़ ही दीजिए, अच्छा कॉलेज में भेजने का बात तो छोड़ ही दीजिए। घर में पढ़ने से भी, किताब लेके पढ़ने से भी गाली देता था। बोलता था खोरा ढूंढने जाओ, गाय ढूंढने जाओ, लकड़ी बुकने जाओ, ये सब काम को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था उस ज़माने में। और माहौल ही ऐसे था, सबको काम करना पड़ता था। तुम अगर काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। हर एक सदस्य जो है, मेंबर जो है, उसको सबको काम करना पड़ता था। जी सर, तब समय को, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा था और सोसाइटी ही ऐसा था कि सबको खेती करना है, घर को संभालना है। ऐसे आई थिंक आपने जैसे कहा कि पढ़ाई का वो लोग सोचता था कि इतना स्कोप नहीं है। आई थिंक कि आप लोग पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया है अपना लाइफ में, आप और आपका कॉलीग्स लोग। दैट्स वाई अभी यू आर ए सीजन राइटर ऑल्सो, एंड सब लोग आपका ऊपर मतलब यू ऑल ब्रोक द ग्लास बैरियर आई फील। सर सिंस आप एक IAS ऑफिसर भी थे, ऐसा कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने मिला ड्यूरिंग योर सर्विस पीरियड विच वाज सर्विस पीरियड में तो बहुत ही चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने 12 साल 4 महीना DC होके बैठा, 6 डिस्ट्रिक्ट में हम DC होके बैठा। DC का जॉब तो बहुत ही चैलेंजिंग है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का फ्रीक्वेंट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता था उस ज़माने में। चकमा इशू, हाजोंग इशू लेके फ्रीक्वेंटली बन कॉल होता था। मैं जब सेप्पा में था ऐसे ADC, तब एक इशू हुआ था, जाकरक इशू। उस ज़माने में उस समय में क्या हुआ, रागा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आधा दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट में है, आधा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके रागा को अपर सुबनसिरी में दे दिया। तो नीसी लोगों ने एक वो जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द रागा बोल के एक ये यूनियन बनाकर वो करना शुरू किया। तो वो भी बहुत वायलेंट हुआ था। और जगह जगह में हम लोग CO, EAC, DC होके इतना हम लोगों को हर वक्त लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। नेचुरल कलामिटीज़, कभी कभी कोलोरियांग में जब था तो हम लोग फेमिनी फेस किया। एक साल तक हम लोगों का ड्रॉपिंग का रेशन नहीं मिला। हम लोग बिना खा के, जंगल का तासे लेके खा के, ऐसे करके काम किया था। तो काफ़ी चैलेंजेस ज़िंदगी में फेस किया। फिर जब सेक्रेटरीट में आ गया, सेक्रेटरी होके, कमिश्नर होके, उस समय फिर अलग से चैलेंज फेस करना पड़ा। यहाँ का चैलेंजेस जो है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल चैलेंजेस। डिस्ट्रिक्ट में जब था तो चकमा हाजोंग हमने इंसर्जेंसी का चैलेंज, हम चांगलांग में था जो इंसर्जेंसी
लिए बहुत ही एक वो है। फिर चकमा का इशू था उधर में, तो ऐसे चैलेंज था जो कि एक डीसी होके सॉल्व नहीं कर सकता, इवन स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकता। वो जो है इंटरनेशनल चैलेंज, वो प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को भी इतना मेंटल टेंशन होता था, ड्रग्स का ये होता था, स्मगलिंग होता था, तो तरह तरह का चैलेंज हम लोगों ने फेस करना पड़ा। सर आपका बात सुन के तो ये लग रहा है कि सिविल सर्विस मतलब क्रैक करना अभी का टाइम में बहुत मुश्किल तो है ऑब्वियसली, लेकिन उससे ज़्यादा सर्विस में जो मेहनत लगता है, जो सर्व करना अपना स्टेट को, अपना कंट्री को, वो उससे ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। सर आपका तो राइटिंग, आपका रोल, आपका लाइफ में उसका क्या रोल है एग्जैक्टली? मतलब आपको क्या लगता है कि जो राइटिंग है आपका लाइफ को कैसे शेप किया है? देखिए, मेरा सर्विस लाइफ तो ख़त्म हो गया। सर्विस लाइफ ख़त्म होने के बाद मगर मेरा राइटिंग लाइफ ख़त्म नहीं हुआ। हमारा सर्विस लाइफ ख़त्म हो गया, राइटर लाइफ ख़त्म नहीं हुआ। शायद जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक वो हमको हमारा साथ ही रहेगा, हमको लिखते ही रहना पड़ेगा। जी सर। और आज मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर के नाते मेरा परिचय नहीं है। मेरा परिचय अगर संसार में थोड़ा कुछ परिचय हुआ है, इंडिया के अंदर में थोड़ा परिचय हुआ है, तो राइटर का तौर पर परिचय हुआ है। एक ऑफिसर का लाइफ तो ऑफिसर तो हज़ारों निकलते हैं, सर्विस ख़त्म हो जाने के बाद कोई उसको पूछते नहीं है, बल्कि किसी का जीवन तो बहुत ही नरक जैसे बन जाता है अपने किए हुए कर्म के वजह से। या जब तक वो सर्विस लाइफ में था तब तक उसने दूसरों के ऊपर में बहुत अत्याचार किया, गवर्नमेंट ये पब्लिक सर्विस ठीक से नहीं किया, अपना सबऑर्डिनेट को बहुत अत्याचार किया। उसके वजह से बहुत अफसर का आफ्टर सर्विस लाइफ नरक बन जाते हैं। मगर मेरा ये नहीं हुआ। सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में भी मैं एक इज्जतदार के आदमी के जैसे जी रहा हूँ। लोग अभी भी इज्जत करते हैं। और अभी मेरा तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ इतना बढ़ गया है कि मैं उसी में बिजी रहता हूँ। जी सर। सर आई थिंक जितना भी राइटर्स का कम्युनिटी है हमारा अरुणाचल में, आप उनके लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है सर, आई थिंक। एंड on this note, we are going to take a small short Nigla coffee break, and here is the video from our sponsors. Welcome back again to the Tyson Talk Show Season 6. As moving forward with our questions, सर जैसे कि आपने अपना राइटिंग का जर्नी के बारे में बताया, उसका इम्पोर्टेंस कितना है आपका लाइफ में, और अभी तक भी जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हमने थोड़ा बताया। सर कैन यू टेल अस कि आपका मोस्ट चैलेंजिंग राइटअप कौन सा था सर? हर एक काम जो है चैलेंजिंग ही होते हैं। जी सर। एक अच्छा उपन्यास लिखने के लिए बहुत साल से आपको उसको दिल में पालन करना पड़ता है। उसका जो कहानी है, चरित्र है, फिर उसको आप पाठकों के सामने निकाल देना पड़ता है। तो
उस समय आप सोते पीते खाते उस कैरेक्टर के साथ, उस प्लॉट के साथ रहना पड़ता है। जी। तो एक राइटर के लिए एक दोहरा जीवन हो जाता है, जो एक असली अपना जीवन और एक काल्पनिक जीवन। तो हर एक काम जो है कोई एक ऐसे काम नहीं है जो कि चैलेंजिंग नहीं है। तो आप जितना चैलेंज को आप दिल से लेगा उतना ही आपका राइटिंग अच्छा होगा। जी सर। ऊपर ऊपर से अगर कुछ भी लिखे तो वो बहुत ही तरल चीज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो भी लिखता हूँ थोड़ा गंभीरता से लिखता हूँ और कुछ रिसर्च वगैरह भी करता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने एक उपन्यास लिखा है थोलोर सेवट, मैं असमीज में लिखता हूँ। जी सर। तो थोलोर सेवट लामसिबा, तो उसके काफ़ी लोगों से मैं तांसा जीवन के बारे में हमको बहुत ही रिसर्च करना पड़ा, बहुत लोगों से हमको पूछताछ करना पड़ा, तांसा लोगों को बहुत नज़दीकी से देखना पड़ा, उनका संस्कृति, उनका रहन सहन, उसका खान पान बहुत नज़दीकी से देखना पड़ा। इसलिए हर एक काम जो है वो चैलेंजिंग है। और हर एक किताब एक जैसे माँ पिताजी के लिए हर एक बच्चा प्यारा होता है, कोई एक बच्चा प्यारा नहीं है, वो उससे ज़्यादा ये प्यारा है, ये माँ पिताजी जैसे बोल नहीं सकता है। ठीक ऐसे एक राइटर भी बोल नहीं सकता है कि ये किताब हमारा ज़्यादा अच्छा है, ये किताब हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। जी सर। हर एक किताब बराबर है मेरे लिए। सर कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम नॉट अ राइटर, लेकिन जितना मेरे राइटर फ्रेंड्स है, उसके बाद में जितना इंटरव्यूज हम देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक राइटर्स ब्लॉक हो जाता है दे से। सो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं सर? राइटर्स ब्लॉक हमने कभी महसूस नहीं किया। हमने जब भी लिखने के लिए बैठा है अपना आप वो जो है आ जाता है। कभी जैसे कि हम एक प्लॉट बना लिया बैठ गया, तो जब लिखता है तो डायलॉग्स अपना आप आ जाता है, चरित्र का काम शाम जो आना जाना, वो बात बोलना, क्या करना, सब अपना आप आना शुरू हो जाता है। हमको कभी राइटर्स ब्लॉक बोल के एक चीज़ के आमने सामने हम नहीं हुआ है अभी तक। सर ऐसे देखा जाए तो तब तो आप बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं आपको लकी बोलेगा या फिर ब्लेस्ड बोलेगा। सो आई फील लाइक कि आपको वो चीज़ गुजरना नहीं पड़ा, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग ओनली। वैसे हमने बहुत कम लिखा है, क्योंकि राइटर्स ब्लॉक बोलने से तो ऐसे बोल सकता है कि हमने बीच बीच में लिखना छोड़ दिया, बंद किया, जानबूझकर एक ऐसे माहौल में था। अरुणाचल में तो साहित्य का कोई माहौल ही नहीं था। तो फिर हमारे इधर में लिखे भी तो किसके लिए लिखे, क्या लिखे, वो तो कमी नहीं है, मगर किसके लिए लिखे, कहाँ लिखे। और जब हमारा तो पोस्टिंग बहुत अंदरूनी जगह में हुआ। कोई संसार को जैसे कि उस ज़माने में तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ता था, इंटर जगह में पोस्टिंग होता था। कोलोरिया में हम लोग 8 दिन खूब पैदल मार्च करके, यापिन में मार्च करके, ऐसे करके जाके बैठना पड़ा। तो बाहर का संसार से हमारा कट ऑफ हो जाता था। तो ऐसे करके बीच बीच में हमने 10 साल 15 साल लिखा ही नहीं है बीच बीच में। और
कॉलेज में जब था तो लिख के 2 उपन्यास लिख के छोड़ के आ गया वो प्रेस के पास में। तो उसके बाद तो क्या हो गया मालूम नहीं है। उसके बाद तो हम लिखना ही छोड़ दिया था बहुत साल तक। ये ऐसे नहीं है कि हमारा राइटर्स ब्लॉक हुआ है, मगर लिखूं कहाँ, एग्जैक्टली। भेजूं कैसे। सो सर, वाज दिस योर आइडिया, मतलब क्या ये आपको आइडिया दिया APLS को क्रिएट करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए? ये अरुणाचल में अभी तो माहौल बहुत ही अच्छा हो गया, मगर एक ऐसे समय था जब अरुणाचल में जब पहले ज़माने में असमीज़ मीडियम था। जब असमीज़ मीडियम था तो लोगों ने लिखना शुरू किया था, क्योंकि एक माहौल क्रिएट हो गया था उस ज़माने में। मैगजीन्स वगैरह आता था, असमीज़ मैगजीन्स वगैरह, दीपक, जोनबाई, कुछ मैगजीन्स आता था। लोग उसमें लिखना शुरू किया था। पस्कर से शुरू हुआ है, तगंग ताकी ने फर्स्ट ये लिखना शुरू किया, उसके बाद लुमियर डाई, ऐसे करके बहुत लोगों ने लिखना शुरू किया। उस ज़माने में एक माहौल आ गया था। मगर जब असमीज़ मीडियम स्कूल से उठ के चला गया, वो उसका इंग्लिश से रिप्लेस हुआ, उसके बाद लोगों ने लिखना छोड़ दिया बिल्कुल। जो लोग असमीज़ में लिख रहा था उन लोग भी लिखना छोड़ दिया। लिखा कहाँ लिखेगा इन लोग। अरुणाचल में असमीज़ पढ़ना बंद हो गया था, असमीज़ मैगजीन आना बंद हो गया था, माहौल ही बहुत उल्टा हो गया था। हम लोगों का अरुणाचल का आदमी तब इंग्लिश में लिखने के बारे में सोचने नहीं सकता, क्योंकि इंग्लिश का फाउंडेशन ही नहीं था। और लिखे भी तो कहाँ लिखे, इंग्लिश तो एक विदेशी भाषा था, हिंदी लिखने ही नहीं सकता था असमीज़ के अलावा। तो ऐसे करके एक पूरा माहौल ख़त्म हो गया था। शायद हम ही एक ऐसे आदमी था जो कॉलेज में था, तो हम 1-2 लिख लेता था, शॉर्ट स्टोरीज लिख लेता था 1-2 तो कागज़ में छप जाता था। उसके बाद हम भी अरुणाचल में वापस आ गया। माहौल, हम अगर अपना आप को राइटर बोलने से लोग हंसता था, राइटर लोगों को लेके जोक्स करता था, बिल्कुल ही ख़राब पोजीशन था। तो हमने सोचना शुरू किया कि ये अरुणाचल में हम लोगों को एक सोसाइटी चाहिए, लिटरेरी सोसाइटी, जहाँ जो एक माहौल बना सके लिटरेचर का, एक अवेयरनेस ला सके लोगों को, लिटरेचर का इम्पोर्टेंस समाज में क्या है उसका वो कर सके। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट में था, ज़्यादातर समय हम डिस्ट्रिक्ट में बैठते समय हमने डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाया, क्योंकि हम अगर तेजू में अगर बनाता, तेजू में रहते समय, तो हम तेजू से वापस ट्रांसफर तो होके आना ही है, तो तेजू में ही रह जाएगा वो। हम आने के बाद ख़त्म हो जाएगा। डीसी साहब ने बनाया था, डीसी साहब चला गया, ये तो ख़त्म। ऐसे होता है। इसलिए हम जब ईटानगर में हम 2004 में आया, 2005 में आया, तो इधर में भी हम आदमी ढूंढना शुरू किया। तो आदमी ढूंढ के 10 एकड़ा आदमी हम कलेक्ट कर सका। तो हम लोगों ने ये अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी बनाया, ताकि एक माहौल ला सके अरुणाचल में लिटरेचर का महत्व हम लोगों का आदमी लोग ताकि समझ सके। जी सर। और अभी तो यंग राइटर्स, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सके, और जो पुराना राइटर था उन लोगों को भी निकल कर ले आकर उन लोगों को भी फिर से लिखने का उत्साह कर दे सके। जी सर। अभी तो APLS बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, और बहुत खुशी की बात है कि जिन लोगों ने लिखना बंद कर दिया था उन लोगों ने भी लिखना शुरू किया है। रिसेंटली हम लोगों ने मालियांग पार में का वो नोपक बस्ती का, वो उस ज़माने में जब असमीज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसी ज़माने में वो भी लिखा करता था। उसका इतना सुंदर सुंदर कविता का वो लिखा है, हम लोगों ने पब्लिश किया है। और बुद्धा बहुत खुश है, कल परसों हम जाके मीट के आया। सो सर,
आप कुछ इंसाइट दे सकते हैं, आपका मोस्ट फेमस वर्क्स जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंसाइट्स जो जिसको पता नहीं है लोग को? मोस्ट फेमस वर्क बोलने से तो फेमस तो 4-5 तो किताब तो फेमस वैसे हो रहा है, जैसे जिसमें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, साइलेंट लिप्स मारमारी हाथ, मौन और मुखरित, सनम, और ये सौ काटने वाला आदमी, ये सब 20 कन्याओं का देश, ये सब फेमस हो रहा है। उसके अलावा हमारा मोया को जन्म लोम है, जिसको अभी तक लोगों ने, एक्चुअली हम असमीस में लिखते हैं और असमीस आदमी लोग मीनिंग को समझ नहीं पाता है। मेन ड्रॉबैक तो यही है, जब ये हिंदी में छप जाता है तो हिंदी वाला लोग उसको सीरियसली ले लेते हैं। वो मगर असमीस में, जैसे कि मैं एक किताब के बारे में बताता हूँ, मोया को जन्म लो, आई विल टेक रीबैक, उसके बारे में कोई महत्व नहीं दे रहा है। उसका बारे में जब समालोचना लिखता है, एनालिसिस लिखता है, तो उसमें तिब्बतियन लोग कैसे शादी करते हैं उसके बारे में लोग लिखना शुरू कर देते हैं। मगर वो जो है एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट फिलोसफी के ऊपर में बेस्ड है। जैसे कि अभी दलाई लामा अगर मृत्यु हो जाए तो उसका जन्म को लेकर ओबीसी कंट्रोवर्सी शुरू हो रहा है। तो हम लोगों का लामा, बड़ा लामा लोगों का पुनर्जन्म होते रहते, उसको शिनाख्त करना पड़ता है, पहचान कर निकालना पड़ता है कौन सा बच्चा उसका जन्म है। क्या ये सही है? जिस बच्चा को आपने पहचान लिया उस लामा का रिबाट है बोल के, वो क्या सही है? बिग क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ, एग्जैक्टली सर। तो इसी के ऊपर में हमारा ये उपन्यास है। मगर जब लोग पढ़ने के बाद खाली वो जो तिब्बतियन में एक वो है, उसमें एक वो तिब्बत से शुरू होकर अरुणाचल का बहुत हिस्ट्री भी है उसमें। तो उसमें तिब्बतियन का ये क्या बोलता है, एक नियम है, अगर हम घर में, समझ लीजिए, ये हम अपना भतीजे के लिए ओरल लेके आया, जब तक भतीजे बड़ा नहीं होगा या वो नहीं होगा, हम ही रखेगा ओरल करके। जब वो आएगा तो उसको हैंड ओवर कर देगा। तो वो जो सिस्टम है उसी के ऊपर में आदमी लोग बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो ऐसे करके ये किताब का मीनिंग ही समझता नहीं। तो सर ऐसे होने से तो आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला होगा आपको। हाँ? राइटिंग का बारे में क्या क्रिटिसिज्म भी मिला होगा आपको? क्रिटिसिज्म तो मिलता है, क्रिटिसिज्म तो मिलता है, नहीं मिलता है वैसे वो नहीं है। सर आप कुछ एडवाइस अगर है तो आपके लिए यंग एस्पायरिंग राइटर्स के लिए, तो प्लीज़। मैं तो यंग राइटर्स को मिलते रहता हूँ, यंग राइटर्स हमारे पास में आते रहते हैं, उनको बोलते रहता हूँ। तो मेरा यही है कि जितना हो सके किताब पढ़ना चाहिए। अगर एक अच्छा राइटर बनना है तो किताब पढ़ना चाहिए। अगर आप जितना किताब पढ़ेगा, अच्छा किताब भी हो, ख़राब किताब भी हो, पल्प फिक्शन भी हो, कुछ भी किताब, आप एडवर्टाइजमेंट का वो लिफलेट सब भी पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। हर एक चीज़ से आपका लिखने का जो
आपका जो कैपेसिटी है उस बढ़ जाएगा। जी किसको कैसे लिखना चाहिए। जी सर। अगर आप एक नॉवेल भी लिखता है तो उस नॉवेल में एक लीफलेट, कभी कभी एक लीफलेट इसने ऐसे लिखा, खुशाना नहीं पड़ेगा क्या। न्यूज़पेपर में ऐसे उसने ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिया, अपना बारे में नेम चेंज के बारे में ऐसे दिया, लिखना नहीं चाहिए क्या। हर एक चीज़ तो ज़रूरत पड़ता है, तो जितना हो सके किताब पढ़ना चाहिए। बिना किताब पढ़े आप कुछ भी मत लिखिए। तो हमने बहुत लोगों को देखा है जीवन में एक किताब पढ़ा बोलता है, हम उससे इंस्पायर होके ये किताब देख दिया। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जितना हो सके किताब पढ़िए। तो किताब पढ़ने के बाद आप जितना हो सके अपना लैंग्वेज को ट्यूनिंग कीजिए। जी सर, जी सर। जब तक आपका लैंग्वेज ठीक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं लिख पाएगा। ये दोनों चीज़ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर उसके बाद में अभी हम लोग अपना एपिसोड का एंडिंग में ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले आपको हम पूछना चाहते हैं कि अभी अरुणाचल का जो करंट लिटरेरी का जो लैंडस्केप्स है, जो ट्रेंड्स है, वो उसके बारे में आपका क्या सोच है, आपका व्यू क्या है? ट्रेंड का बारे में कहने जाए तो अरुणाचल में अभी ज़्यादातर लोग कविता ही लिख रहा है। कविता लिखना भी चाहिए। फिर जो लोग फिक्शन लिख रहा है, इन लोगों का थोड़ा अपना, मैं उन लोगों को ये गलती भी नहीं बोलूँगा, मगर अपना कल्चर, अपना बैकग्राउंड को छोड़ के दूसरा का बैकग्राउंड के ऊपर में लिखने जाता है, दूसरा का ट्रेडिशन के ऊपर में लिखने जाता है। तो जैसे कि बहुत लोग दिल्ली में बैठा है, दिल्ली का लाइफ को लेके लिखता है, कोलकाता में बैठा हुआ है, कोलकाता का लाइफ को लेके लिखता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अरुणाचल का है, अरुणाचल दिल्ली के बारे में लिखने वाला करोड़ों है, कोलकाता का बारे में लिखने वाला करोड़ों है, मगर अरुणाचल के बारे में लिखने वाला कितना है। आप अपना गांव के बारे में लिखिए, अपना ये सोसाइटी के बारे में लिखिए, अपना ट्राइब्स के बारे में लिखिए। और ज़्यादातर लोग वो भी जाता है अपना ट्राइब्स के ऊपर में ये ज़्यादातर आर्टिकल्स ही लिखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़, ट्रेडिशनल स्टडीज़, ये सब करते हैं, करके ज़्यादातर उसी ये प्रबंध ही लिखते हैं। तो आप प्रबंध नहीं लिख के, आर्टिकल पढ़ने वाला बहुत कम होते हैं। मैं बोलूँगा आर्टिकल पढ़ने वाला बहुत कम होते हैं। आर्टिकल लोग नहीं पढ़ते जब तक आप उस आर्टिकल को कुछ काम में नहीं लगाएगा। मगर आप एक नॉवेल लिखेगा, एक शॉर्ट स्टोरी लिखेगा, वो टाइम पास करने के लिए भी लोग पढ़ेगा। तो असली लाइफ कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? नॉवेल में रिफ्लेक्ट होता है, शॉर्ट स्टोरी में रिफ्लेक्ट होता है। तो आपका सोसाइटी का असली जो पिक्चर कहाँ आएगा? शॉर्ट स्टोरी में आएगा, नॉवेल में आएगा। जी सर। कविता अलग बात है, और कविता का चीज़ अलग बात है, ड्रामा में आएगा। तो आप उसको ट्राई कीजिए, अपना सोसाइटी को लेके लिखिए। जी सर। सर आपका बहुत सारा वेल विशर्स है, फैंस है और व्यूवर्स भी बहुत सारा है टाइसन टॉक शो का, तो आप व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूवर को यही बोलूँगा कि आप लोग बहुत कम लोग किताब पढ़ते हैं, थोड़ा किताब पढ़ने का भी अभ्यास कीजिए बस। जी सर, टाइसन टॉक शो का फैमिली की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप आने के लिए। आज सच में आई फील कि बहुत सारा लोग को बहुत सारा इंसाइट्स मिल गया होगा, नॉट जस्ट राइटिंग का बारे में, बट इवन दोज पीपल जो जिसको आपके बारे में जाना था, योर लाइफ स्टोरी। आई थिंक बहुत सारा लोग को आज सब कुछ जो कन्फ्यूजन है, जो लोग कुछ दिमाग में थोड़ा मोड़ा था, वो सब भी आई थिंक आज थोड़ा क्लियर हो गया। आई होप सो। सो एनीवे सर, वी आर वेरी हैप्पी कि आप आए यहाँ पे। हम लोग सच में भी बहुत ज़्यादा खुश है। आई होप कि अगर आपका नेक्स्ट कुछ बुक लॉन्च होगा या फिर कोई राइटअप आपका लॉन्च होगा, तो आई रियली वांट टू कम अगेन। इट वाज अ रियली
I think, a wise episode for me and for the viewers. Thank you so much, sir, and thank you so much, all the viewers. We'll see you next time.